हड्डियां कपकपा देने वाली ठंड में सोवियत सैनिकों का एक कॉलम आगे बढ़ रहा है। चारों तरफ बर्फ की चादर तनी है। द्वितीय विश्व युद्ध की घोषणा हो चुकी है और महान रेड आर्मी के कदम यूरोप के एक छोटे से देश फिनलैंड की सीमा में दाखिल हो चुके हैं। ये जनवरी का महीना है और तापमान शून्य से कई दहाई नीचे पहुंच चुका है। सैनिकों की टुकड़ी एक निश्चित रफ्तार से आगे बढ़ रही थी कि तभी अचानक एक सोवियत सिपाही जमीन पर लुढ़क जाता है। गोली पहले पहुंचती है और आवाज बाद में। गोलियां एक के बाद एक आती जा रही थी और सिपाही गिरते जा रहे थे। बहुत कोशिश के बाद भी सोवियत सैनिकों को आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो सब हैरत से एक दूसरे की तरफ देखते रहे थे। तभी उनका कमांडर, जो अब तक एक पेड़ की आड़ ले चुका था, उनसे कहता है, छुप जाओ, ये व्हाइट डेथ है। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। आज आपको सुनाएंगे कहानी इतिहास के सबसे जानलेवा स्नाइपर की। यूरोप के छोटे से देश फिनलैंड का एक सैनिक, जिसने मात्र 100 दिन में आधी बटालियन बराबर सैनिकों को अपना निशाना बना लिया था, लगभग 500। और ये गिनती तब है जब उसके हाथों मशीन गन से मारे गए दुश्मनों को इसमें जोड़ा नहीं गया है। ये चुन चुन के मारे गए उसके एनिमीज का ही नंबर है। ये कहानी है सिमो हायहा उर्फ व्हाइट डेथ की। 17 दिसंबर 1905 को फिनलैंड के एक छोटे से राज्य करेलिया में सिमो हायहा की पैदाइश हुई। 17 की उम्र में फौज ज्वाइन की उन्होंने और 1939 आते आते वो एक काबिल स्नाइपर बन गए, दूर से निशाना लगाने वाले। 1939 में जब सोवियत फौज ने फिनलैंड पर आक्रमण किया, सिमो ने भी इस युद्ध में हिस्सा लिया। यह युद्ध कुल 109 दिन चला और सिमो खुद 98 दिन तक बैटलफील्ड पर रहे। हालांकि इन 98 दिनों में उन्होंने सोवियत फौज में ऐसी दहशत फैला दी थी कि सोवियत सैनिक उन्हें व्हाइट डेथ के नाम से बुलाते थे। युद्ध के दौरान एक दिन तो ऐसा गुजरा जब उन्होंने अकेले 25 सोवियत सैनिकों को अपना निशाना बनाया। आपको नंबर सुनने में छोटा लग सकता है, लेकिन स्नाइपर्स के मामले में ये बहुत बड़ी संख्या है। इस कारनामे से सोवियत फौज में ऐसी दहशत फैली कि उन्हें ढूंढने के बजाय सोवियत फौज ने उनकी पोजीशन पर मोर्टार की शेलिंग शुरू कर दी। एक दो मौके ऐसे आए जब मोर्टार के टुकड़े उनके करीब से गुजरे, लेकिन सिमो को कोई खास नुकसान नहीं हुआ। बर्फ में एक जगह लेटे हुए वो कई दिनों तक उसी पोजीशन में रहते थे ताकि दुश्मन को उनका पता न लगे। उनका नाम व्हाइट डेथ इसलिए पड़ा क्योंकि सफ़ेद बर्फ की चादर में उन्हें ढूंढना मुश्किल था। सफ़ेद कपड़े पहनने के अलावा उन्होंने अपनी बंदूक भी सफ़ेद रंग से पेंट करवा ली थी। सिमो का तरीका नायाब था। उस दौर में स्नाइपर अपनी राइफल के आगे स्कोप लगा कर रखते थे, जैसा आपने अगर पबजी या कोई भी लड़ाई का वीडियो गेम खेला हो तो देखा ही होगा। स्कोप की मदद से निशाना बड़ा और साफ दिखाई देता है, लेकिन सिमो अपनी राइफल में स्कोप का इस्तेमाल नहीं करते थे क्योंकि स्कोप के लेंस पर रोशनी की चमक पड़ती है, जिससे दुश्मन को आपकी पोजीशन का पता चल सकता है। इसके अलावा स्कोप के लेंस में धुंध भी जम जाती है, जिसे बार बार साफ करना पड़ता है। वो फॉग होता है, जैसे आप एसी से अगर बाहर निकलेंगे तो चश्मे पर जैसे जमता है, वैसा लेंस के साथ भी होता है। उनके बरक्स सोवियत स्नाइपर स्कोप का इस्तेमाल करते थे और इस वजह से सिमो का निशाना बन जाता। स्नाइपर को भी निशाना बनाता था हायहा। ठंड के मौसम में सिमो कई दिनों तक एक ही जगह पर बैठे रहते और ठंड से बचने के लिए कई तहों में कपड़े पहने रहते थे। अपनी जेब में वो चीनी और ब्रेड के कुछ टुकड़े रखते थे ताकि समय समय पर उन्हें खाते रहने से शरीर को गर्मी मिलती रहे। सिमो का नियम था कि सुबह होने से पहले ही वो एक ठीक जगह चुनकर उसे अपना अड्डा बना लेते और सूरज ढलने तक वहां से नहीं हिलते। सिमो का अनुशासन इतना तगड़ा था कि लड़ाई के दौरान वो अपने मुंह में बर्फ डाल लेते थे ताकि उनके मुंह से भाप ना निकले। भाप से उनकी पोजीशन का क्योंकि पता चल सकता था। अपने आगे रखी बर्फ पर भी वो पानी डाल देते थे ताकि गोली चलाने के बाद बंदूक को लगने वाले झटके से बर्फ उड़े नहीं। सिमो हायहा की जिंदगी पर द व्हाइट स्नाइपर नाम से एक किताब लिखने वाले तापियो सारेलाइनेन लिखते हैं एक आर्टिकल में। स्नाइपर्स को लेकर यह मिथक रहता है कि वो पेड़ों या ऊंची जगहों पर चढ़कर निशाना लगाते हैं, लेकिन हायहा से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया, पेड़ों से न सिर्फ सटीक निशाना लगाना मुश्किल होता है, बल्कि अगर आपकी पोजीशन पता चल गई तो आपके पास भागने का भी कोई ऑप्शन नहीं होता। अब सवाल ये कि वो बंदूक कौन सी थी जिससे सिमो हायहा ने यह कारनामा किया और इसमें खास ऐसा क्या था। हायहा के पास एक M28 राइफल थी जो फिनलैंड की फौज की स्टैंडर्ड इशू राइफल हुआ करती थी। इसमें खास क्या था? हायहा की माने तो खास
कुछ भी नहीं था, खास खुद हायहा थे। उनके साथियों के अनुसार वो बाकी सैनिकों के मुकाबले सबसे पहले अपनी राइफल साफ कर लिया करते और मेंटेनेंस का काम लड़ाई के पहले और लड़ाई के बाद दोनों बार करते। लड़ाई खत्म होने के बाद जब हायहा से उनकी सफलता का राज पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ एक शब्द में जवाब देते हुए कहा, प्रैक्टिस। 96 दिन की लड़ाई में सिमो हायहा ने औसतन रोज 5 दुश्मनों को अपना निशाना बनाया। इनमें वो लोग शामिल नहीं थे जो हायहा की मशीन गन का निशाना बने थे, जिससे बुलेट्स स्प्रे की जाती हैं। युद्ध के अलग अलग दस्तावेजों में हायहा के हाथों मारे गए लोगों की गिनती अलग अलग बताई गई है, लेकिन उनके खुद के संस्मरणों के अनुसार उन्होंने 509 लोगों को स्नाइपर से निशाना बनाया अपनी स्नाइपर राइफल से। एक खास बात यह भी थी कि हायहा के संस्मरण सालों तक छिपाकर रखे गए और साल 2017 में जाकर इन्हें प्रकाशित किया गया। अपनी किल लिस्ट के बारे में हायहा लिखते हैं, ये मेरे पापों की लिस्ट है। लड़ाई के बाद हायहा को फिनलैंड में हीरो का दर्जा मिला क्योंकि उनके बड़े योगदान के कारण ताकतवर सोवियत फौज भी फिनलैंड को जीत नहीं पाई। 103 दिन चली लड़ाई के बाद सोवियत फौज फिनलैंड के मात्र 9% हिस्से पर कब्जा कर पाई। इस युद्ध में सोवियत फौज को इतना नुकसान हुआ कि अंत में उन्हें संधि करनी पड़ी और विश्व पटल में सोवियत प्रीमियर जोसेफ स्टालिन की अच्छी खासी किरकिरी भी हुई। इस युद्ध का एक विषयांतर ये भी है कि फिनलैंड में रेड आर्मी के खराब प्रदर्शन ने हिटलर को बढ़ावा दिया और ये विश्वास दिया कि वो सोवियत संघ पर हमला कर उन्हें हरा भी सकता है। 6 मार्च 1940 की तारीख थी। युद्धबंदी की घोषणा में सिर्फ एक हफ्ता बचा था जब सिमो हायहा एक लड़ाई में बिजी थे। इस दौरान एक गोली आकर सीधे उनके चेहरे पर लगी और उनका जबड़ा फाड़ते हुए निकल गई। सिमो हायहा वहीं गिर पड़े। उन्हें मृत समझकर बाकी मृत सैनिकों के साथ रख दिया गया। किस्मत से उनके एक साथी ने देखा कि उनका एक पैर अभी भी हिल रहा था। सिमो को अस्पताल ले जाया गया। उनका आधा चेहरा गायब हो चुका था, जिसे दोबारा रिस्टोर करने के लिए 26 बार ऑपरेशंस किए गए। एक दिलचस्प किस्सा ये भी है कि उनकी मौत की खबर जब सोवियत फौज तक पहुंची तो वहां जश्न का माहौल हो गया था। सिमो की मौत की खबर अखबारों ने भी छाप दी थी, इसलिए होश में आने के बाद सिमो ने अखबार को एक लेटर लिखकर अपनी गलती सुधारने को कहा। उन्हें पूरी तरह ठीक होने में 14 महीने का समय लग गया। ठीक होने के बाद सिमो एक बार फिर फौज में जाना चाहते थे, लेकिन उनकी सेहत और उनके स्टेटस को देखते हुए उन्हें दोबारा लड़ने की इजाज़त नहीं दी गई। सिमो हायहा ने अपनी बाकी की ज़िंदगी एक फार्म में रहकर गुजारी। उनके ऊपर किताब लिखने वाले तापियो सारेलाइनन लिखते हैं, फिनलैंड के लोग उन्हें हीरो मानते थे, लेकिन उन्होंने अपनी ज़ुबान से कभी अपनी तारीफ नहीं की। एक लो प्रोफाइल ज़िंदगी जीने के बाद साल 2002 में 96 वर्ष की उम्र में उनका देहांत हो गया। इसी के साथ तारीख का ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। इसे कमल ने लिखा और जतिन ने रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए दी ललन टॉक।